जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए, उस इंफॉर्मेशन में क्या लिमिटेशंस हैं, यानी हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर कोई डिसीजन लिया जाए तो उसमें गलती के चांसेस बहरहाल मौजूद होते हैं, या क्या प्रॉब्लम्स हैं कि वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचने में डिले हो जाए या उसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम, व्हाटएवर, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वो ये है कि मैनेजमेंट के जो 3 काम हैं, 3 बेसिक एक्टिविटीज हैं मैनेजमेंट की, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 3 प्राइमरी एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, इसके लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लानिंग के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे मैनेजमेंट परचेजिंग डिसीजन लेना चाहती है तो मैनेजमेंट 4 सप्लायर से प्राइसेस लेती है, तो अब ये जो प्राइस ले रही है वो कोटेशंस ले रही है मैनेजमेंट, ये इंफॉर्मेशन है। उसमें उस इंफॉर्मेशन की बेस पे ही मैनेजमेंट ये डिसीजन करेगी कि किस सप्लायर से उसको इन्वेंट्री या जो भी चीज है, मटेरियल, वो खरीदना चाहिए। इसी तरह मैनेजमेंट ने अगर वर्कर्स हायर करने हैं तो जो प्रोडक्ट वो बनाना चाह रही है कंपनी, वो प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो स्किल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये भी एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसकी बेस पे मैनेजमेंट ये डिसीजन करेगी कि किस तरह का वो एड अखबार में दे या वेबसाइट पे दे या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे दे कि रेलेवेंट स्किल्स के लेबर उसको मिल जाए। इसी तरह मैनेजमेंट प्लानिंग करना चाहती है। प्लानिंग का मतलब ये है कि मैनेजमेंट ने बजट बनाना है, तो बजट के लिए भी उसको इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली चाहिए। कितना कॉस्ट आएगी किसी चीज में, कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तो वो वेल प्लान्ड एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेगी। और कंट्रोल एक्टिविटीज में भी जो वेरिएंस एनालिसिस के बाद मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है तो उसकी बेस पे वो कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, करेक्टिव एक्शंस लेती है या बजट को रिवाइज करेगी। तो ये जितनी भी टाइप की इंफॉर्मेशन है, इसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन की बेस पे जो डिसीजन होगा वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है और उसमें एक्यूरेसी के यानी करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर इस इंफॉर्मेशन में लिमिटेशंस हैं कि मैनेजमेंट तक जब इंफॉर्मेशन ये पहुंचती है, समटाइम्स वो इंफॉर्मेशन लेट पहुंचेगी, तो ये एक लिमिटेशन बन जाएगी। मतलब मैनेजमेंट डिसीजन ले चुकी है या डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है और इंफॉर्मेशन उस तक अब पहुंची है, तो अब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह इंफॉर्मेशन अगर गलत होगी तो उसकी बेस पे जो डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें भी एक्यूरेसी नहीं होगी, फिर तो ये भी लिमिटेशंस है। तो ये जो क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन है वो 8 क्वालिटीज हैं, वो एक्यूरेट उसकी एब्रीविएशन बनती है। तो वो क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर क्वालिटीज ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर किसी इंफॉर्मेशन में नहीं है, उनका ना होना, उन क्वालिटीज का, उन फीचर्स का ना होना ही बेसिकली लिमिटेशन है। और इसी को वो लिख रहा है कि देयर आर अ नंबर ऑफ respects in which management accounting information may fail to meet its objective of assisting management in the decision making process। और उसमें आगे वो लिस्ट बनाई है उसने कि if information supplied to managers is deficient in any of these respects, then inappropriate management decision may be made। यानी उसमें जो क्वालिटीज ऑफ गुड इंफॉर्मेशन है वो अगर नहीं होंगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज नहीं है, तो जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन होगा वो इनअप्रोप्रिएट होगा, इनएक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी अगर इंफॉर्मेशन में ना हो तो ये लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। अब एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि किसी चीज को के बारे में डिसीजन लेना है तो उसके बैकएंड पे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है
उस इंफॉर्मेशन में आपने डिफरेंट टाइप्स के एस्टिमेट लगाए हुए हैं। जैसे अगर आप सेल का बजट बना रहे हैं और आपको ये अंदाज़ा है कि अगर आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में 10% इंक्रीज लेके आए तो आपकी सेल जो है वो 15% इंक्रीज कर जाएंगी। ये आपका एस्टीमेट है। अगर ये एस्टीमेट गलत होगा तो आप 10% अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में इंक्रीज कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी जो सेल्स हैं वो 15% इंक्रीज नहीं करेंगी। आपका एस्टीमेट गलत हो गया। तो आपने कॉस्ट तो लगा दी इस एस्टीमेट की बेस पे, लेकिन उस कॉस्ट के अगेंस्ट आपने जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था आपका उसमें इंक्रीज, वो एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन रेवेन्यू आपको नहीं मिला। तो ओवर एस्टिमेटिंग कॉस्ट में रिजल्ट इन डिसीजन नॉट टू ग्रो। इसी तरह आप कोई चीज पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आपका जो कॉस्ट का एस्टिमेट है वो ओवर है, तो आप कहेंगे भाई इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें उतनी कॉस्ट नहीं लगती। तो आपका जो डिसीजन ये लिया आपने कि आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये डिसीजन फिर आपका फेवरेबल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। On the other hand, overestimating the price at which the output can be sold may result। अब दो चीजों की उसने एग्जांपल दे दी है कि कॉस्ट को अगर आप ओवर एस्टिमेट कर लें, यानी आपका एस्टिमेट गलत हो जाए, एक्यूरेट ना हो, तो आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से रुक जाएंगे और वो रुकने का जो डिसीजन होगा वो गलत होगा। अगर आप प्राइस का ओवर एस्टिमेट कर लेंगे तो आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन आपको उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा एस्टिमेट गलत होने की वजह से, तो ये डिसीजन भी गलत होगा। तो ये वो कहता है कि एक्यूरेसी में अगर इशू होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी, एस्टिमेट्स एक्यूरेट नहीं होंगे, तो आपका डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। सेकंड चीज है कि डिलेड इंफॉर्मेशन जो होती है उसका कोई फायदा नहीं होता। टाइमलीनेस उसमें होनी चाहिए। क्वालिटी और फीचर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में टाइमलीनेस है। टाइमलीनेस का मतलब सिचुएशन वाइज डिफरेंट है। अब टाइमलीनेस किसी जगह पे इंफॉर्मेशन डिसीजन से 2 दिन पहले मिल जाए तो वो टाइमली होगी। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेने से 1 महीना पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए तब भी वो टाइमली नहीं होगी। ये तो डिपेंड करता है ना कि इंफॉर्मेशन कितनी डिटेल्ड है, उसको इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा मैनेजमेंट को, तो उस हिसाब से टाइमलीनेस का डिसीजन फैसला होगा। जैसे एक मैनेजर है, उसने किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बारे में डिसीजन लेना है और उसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उसको पढ़ने में उसको 1-2 दिन का टाइम चाहिए, तो उसको 3-4 दिन पहले वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर वो उस पर अपना टाइम कंज्यूम करेगा और उसको इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेगा, कॉम्प्रिहेंड करेगा, तो फिर वो इंफॉर्मेशन टाइमली कंसिडर होगी। लेकिन अगर वो डिसीजन लेने के करीब आज उसने डिसीजन लेना है और आपने आज ही उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, भले आपने प्रोवाइड कर दी डिसीजन लेने से पहले, लेकिन फिर भी वो टाइमली नहीं है। तो इन कनेक्शन विद द डिसीजन टू क्लोज अ डिवीजन और डिपार्टमेंट, इफ द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट आफ्टर द डिसीजन हैड बीन मेड टू ले ऑफ स्टाफ that could have been profitable employed in other division or activity, the company has incurred। वही कि अगर टाइमली उसको नहीं मिली, फैसला कर लिया, तो अब आप उसको कोई अल्टरनेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो फैसला था ये गलत था, तो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे इस फैसले को नहीं होना चाहिए था, तो अब तो फैसला लिया जा चुका है, डिसीजन किया जा चुका है, तो अब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, वो अनटाइमली इंफॉर्मेशन है। तो ये भी लिमिटेशंस में आएगा। और थर्ड जो चीज है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे उसने मैनेजमेंट अकाउंटेंट की एग्जांपल दी है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत सी कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज करता है अपने इंफॉर्मेशन या रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। जैसे आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, या आप रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, या आप कोरिलेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं, वो उसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, कंपाउंडिंग का, डिस्काउंटिंग का, बेशुमार फार्मूलाज जो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। तो ये फार्मूलाज, ये कैलकुलेशंस, ये टेक्निक्स एक जनरल मैनेजमेंट को समझ नहीं आती, उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मतलब अगर आप उसको बता दें भाई हमारा इंडेक्स ये है इस साल का, मैनेजमेंट को नहीं पता कि इंडेक्स क्या चीज होती है, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो जब उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं उसको।
इसलिए आसान अल्फाज में, मतलब ऐसे पैटर्न पे या फॉर्मेट पे आपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तक पहुंचानी है जो मैनेजमेंट के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को वो उसके लिए यूजफुल हो। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर नहीं होगी इंफॉर्मेशन में तो वो भी लिमिटेशन बन जाएगी। तो ये तो 3 मेजर उसके लिमिटेशंस हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आगे जो उसने बताया वो है रेलेवेंट कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज। ये सेपरेट एक टॉपिक है। रेलेवेंसी का मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बार बार पढ़ेंगे, आगे एडवांस लेवल पे भी जाके रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज का आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में भी चीज़ें आएंगी, F5 के सिलेबस में भी आएंगी, और डिसीजन मेकिंग में बहुत जगह ये यूज़ होती है रेलेवेंसी का कॉन्सेप्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि हर वो कॉस्ट डिसीजन से रेलेवेंट है जो डिसीजन के रिस्पॉन्स में इनकर होगी, मतलब डिसीजन लेने की वजह से अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही है तो वो कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है। और इसी तरह कोई रेवेन्यू अगर डिसीजन लेने की वजह से जनरेट हो रहा है तो वो रेवेन्यू जो होगा वो रेलेवेंट रेवेन्यू होगा, यानी डिसीजन से रेलेवेंट होगा। हर कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होती। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट का और जो पीरियड कॉस्ट का है वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें रेलेवेंट कॉस्ट और रेवेन्यूज का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिसीजन मेकिंग में यूज होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो डिवीजन कॉस्ट, कोई भी डिवीजन कॉस्ट है तो वो आप उस डिवीजन के प्रॉफिट कैलकुलेट करने में उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये देखा जाता है कि अगर आप पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट आएगी वो रेलेवेंट है, उसका डिविजनल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो नॉट ऑल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम इज रेलेवेंट टू द डिसीजन मेड बाय मैन। वही बात उसने की है कि अकाउंटिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, वो जो कॉस्ट बता रहा है आपको वो सारी की सारी किसी डिसीजन से रेलेवेंट नहीं भी होती। In particular, information produced mainly for financial reporting purpose and then taken as the basis of management decision will often need significant modification to be useful to management. अब यहाँ पे उसने चीजें जो उसके फीचर्स बताए नीचे कि रेलेवेंट कॉस्ट में 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो भी कॉस्ट आप पास्ट में लगा चुके हैं वो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, यानी डिसीजन लेने से पहले। डिसीजन आपने बाद में लिया, कॉस्ट आपने डिसीजन से पहले लगा दी, इनकर कर दी, तो वो जो कॉस्ट है वो पास्ट में लगाई है आपने, वो कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है? आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया, काम किया, और जब आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट बनानी चाहिए। अब जब आप प्रोडक्ट के डिसीजन ले लेंगे तो जो प्रोडक्ट डिसीजन लेने से पहले आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉस्ट लगा चुके हैं वो रेलेवेंट नहीं है। उस कॉस्ट को हम संक कॉस्ट कहते हैं, वो किसी भी सूरत रिकवरेबल नहीं है। मतलब आप लगा चुके हैं, डिसीजन आप ये लें कि आपको प्रोडक्ट नहीं बनानी, तब भी वो कॉस्ट रिकवरेबल नहीं है। आप डिसीजन ले लें कि आपने वो प्रोडक्ट बनानी है, तब भी मतलब वो वाली कॉस्ट रिकवरेबल नहीं है। ऑल्दो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे जब, तो वो कॉस्ट तो कवर हो जाएगी, रिकवर नहीं होगी। यानी इस संक, वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, उस पे जो कॉस्ट आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा चुके हैं वो आपके हाँ या ना के डिसीजन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप लगा चुके हैं, तो अब आपकी वो रिकवरेबल नहीं। इसलिए वो कहता है कि रेलेवेंट कॉस्ट जो है ना वो फ्यूचर कॉस्ट होती है, जो पास्ट कॉस्ट है, जो संक कॉस्ट है, वो आपकी डिसीजन से रेलेवेंट नहीं होती। यहाँ पे एक चीज को और भी समझ लें कि हर फ्यूचर कॉस्ट भी रेलेवेंट नहीं होती। यानी ये नहीं होगा कि जो भी कॉस्ट फ्यूचर में यानी डिसीजन लेने के बाद लगेगी वो सारी की सारी रेलेवेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कमिटेड है। कमिटेड कॉस्ट का मतलब ये होगा कि आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है और वो सुपरवाइजर को आप सैलरी ऑलरेडी दे रहे थे, फ्यूचर में भी आपने उसको जॉब से निकालना नहीं है,
आपने डिसीजन लिया कि हम एक नई प्रोडक्ट बनाएंगे और ये वाला सुपरवाइजर उस प्रोडक्ट को भी सुपरवाइज करेगा। अब इस सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो नई प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि नई प्रोडक्ट आप बनाएं या ना बनाएं, उस सुपरवाइजर की फ्यूचर सैलरीज भी आपने देनी है, आपने उसके साथ कमिटमेंट की हुई है, उसका जो ताल्लुक है ऑलरेडी आपका वो दूसरी प्रोडक्ट में आपके सुपरविजन दे रहा है तो यहाँ पे भी दे देगा। यानी जो फ्यूचर में कुछ कॉस्ट ऐसी भी इनकर होनी है जो आप ऑलरेडी डिसीजन लेने से पहले कमिट की हुई है आपने, तो वो जो कमिटेड कॉस्ट होती है वो भी रेलेवेंट नहीं होती। तो दूसरा जो फीचर है रेलेवेंट कॉस्ट में वो इंक्रीमेंटल होती है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये होता है कि अगर एक काम ऑलरेडी हो रहा है, मसलन आपने 50 वर्कर लगाए हुए, आपने एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा शुरू की और वही 50 वर्कर नई प्रोडक्ट में भी काम कर रहे हैं, तो अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड लेबर कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप नई प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, आप लेबर कॉस्ट 50 वर्कर्स को पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नई प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 न्यू वर्कर्स रखने पड़ गए, तो अब ये जो 10 वर्कर की सैलरी होगी ये रेलेवेंट होगी, क्योंकि ये इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो वो इंक्रीमेंटल में ये लिखा था एक्स्ट्रा कॉस्ट और रेवेन्यू दैट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन टेकन। और थर्ड है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश कॉस्ट्स वो रेलेवेंट नहीं होते। जैसे डेप्रिसिएशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें भी नॉन कैश एक्सपेंसेस को आप नहीं कंसिडर करते। तो रेलेवेंट कॉस्ट और रेवेन्यू में भी कॉन्सेप्ट है कि जो कैश फ्लोज हो, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कॉस्ट्स में नहीं आते। तो एक्चुअल कैश बीइंग स्पेंट और रिसीव्ड, नॉट मॉनेटरी आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद अकाउंटिंग कन्वेंशन, फॉर एग्जांपल बुक और कैरिंग वैल्यू और डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो वो कहता है ये फिर हमारी रेलेवेंट नहीं। तो ये तो रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया। फिर आगे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ दोबारा कर लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर लेबर की बात करें तो लेबर को आपने जो सैलरी पे करनी है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि वो आवरली रेट क्या लेगा, लेकिन उसकी स्किल्स और एजुकेशन कितनी है ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर इसी तरह क्वालिटी ऑफ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं तो मटेरियल की प्राइस क्या है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। मटेरियल की क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव फीचर्स उसके क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। फिर मोटिवेशनल लेवल, मोरल कितना है स्टाफ का, ये सारी चीजें ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। अब उस पे कुछ उसने इलस्ट्रेशंस बताई हैं कि अ processing company needs to increase its output in order to take advantage of an increase in total market for its product। दो उसके अल्टरनेटिव्स हैं। पहला उसके पास ऑप्शन है जो वो ये है कि टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी, a new factory extension could be built. However, there is a danger that the extension will be seen by the local council and by residents as an eyesore. Some landscaping and redesign work may be carried out at extra cost to company to make the extension more environmentally acceptable. कि वो एक नई फैक्ट्री के अंदर एक नई बिल्डिंग बनाए, एक नई एक्सटेंशन बनाए अपनी ही जमीन पे ऑलरेडी, लेकिन वो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम उसको ये आएगा कि जो सोसाइटी है वो एक्स्ट्रा जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसको वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं समझेगी, एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल नहीं होगी उसके लिए, कि वो उसको अच्छा नहीं समझेगी। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि दिस एंटेल्स कीपिंग द फैक्ट्री एट इट्स करंट साइज बट इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ऑल प्रोडक्शन स्टाफ बाय 20%। यानी दूसरा ऑप्शन है कि वो नई बिल्डिंग बना के नया स्टाफ तो ना रखे, नई मशीन्स ना लगाए, बल्कि एग्जिस्टिंग मशीन को ही ज्यादा कैपेसिटी पे चलाए और लेबर को भी ओवर टाइम करवा ले। The latter may be a cheaper solution in financial terms but may have an adverse impact on staff morale। कि यहाँ पे उसको फैक्ट्री में फर्दर इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो फैक्ट्री का स्टाफ है उसका मोरल डाउन हो जाएगा, ओवर टाइम करके वो
थक जाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्टाफ टर्नओवर, यानी फिर स्टाफ जब देखेगा कि हमें रोजाना ही ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो फिर वो नई जॉब की तलाश में चला जाएगा, वो किसी और जगह चला जाएगा, तो स्टाफ टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा। इट इज नॉट ईजी फॉर द कंपनी टू बिल्ड अ नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट into its decision making process as they are often difficult to quantify। अब दोनों में कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट है, यानी फैक्ट्री नहीं बिल्ड करे, एक्सटेंशन बिल्ड करे तो पैसा लगेगा उस पर, लेकिन जो उसका नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो ये है कि एनवायरमेंटली एक्सेप्टेबल नहीं होगी। स्टाफ से वो एक्स्ट्रा वेजेस दे के ओवर टाइम करवा ले, तो इसका नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये है कि वो मोरल डाउन होगा। तो ये दोनों तरह का उसने बता दिया। और जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को आउटसाइड ऑफ द कंपनी मिल रही है, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिली, फॉर एग्जांपल कंट्री में टैक्स का क्या रेट चल रहा है और क्या बिजनेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट कर रही है कंपनीज को या पर्टिकुलर सेक्टर को। इसी तरह कॉम्पिटिटर किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। कस्टमर की नीड्स क्या है, डिमांड्स क्या है, ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जैसे जो आपको सोसाइटी से बाहर से मिलती हैं, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है। तो जो कन्वेंशनल, यानी हमने पहले भी पढ़ा ऊपर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल होती है और वो ज्यादातर रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होती हैं। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम, दे लिव इन एन एनवायरनमेंट इन विच दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो वो जो आउटसाइड इंफॉर्मेशन उसको जो भी मिलेगी वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होगी। तो ये चैप्टर 1 एंड है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे।